हम अगर अपने आसपास देखें, बड़े से बड़े सन से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक, हमारे हाथ पैर, चांद तारे, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है मैटर। जैसे कि हमें पता है, इसी से पूरी स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एटम्स, पेड़ पौधे, पत्थर, सभी चीज़ें बनी हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्स की ये सिर्फ और सिर्फ 5% है। 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी, और ये दोनों ही इनविजिबल है। इसका ये मतलब है कि हम जितनी भी तमाम चीज़ें आज के दिनों में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। लेकिन दिलचस्प की बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक्चुअली में क्या है। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि ये एग्जिस्ट ज़रूर करती है। डार्क मैटर ही वो चीज़ है जिसके लिए जो गैलेक्सीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी अवेलेबल मैटर है, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज़ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर पाए। अगर हमारे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ मैटर ही एग्जिस्ट करती, तो आज जो तारे हैं, स्टार्स, वो अलग अलग जगह फैले हुए रहते और एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो इन्हें एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि ना ही एमिट करती है और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, कुछ रियली डार्क। और हमारी यूनिवर्स में ऐसे भी बहुत जगह है जहाँ पर डार्क मैटर की कुछ ज़्यादा ही हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, और यहाँ पर लाइट जाते ही बेंड हो जाती है, यानी कि कुछ तो ग्रेविटी जैसी चीज़ यहाँ पर है। अभी हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है इन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, वो काफ़ी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि जो डार्क मैटर है वो नॉर्मल मैटर जैसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर कोई पार्टिकल्स एमिट करती जिसे हम डिटेक्ट कर पाते। डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर जो है वो यूनिक गामा रेज प्रोड्यूस करती है जब वो नॉर्मल मैटर के साथ रिएक्ट करती है। तो डार्क मैटर ब्लैक होल्स से भी नहीं बनी है, क्योंकि ब्लैक होल्स जो होती है वो एक सर्टेन पोजीशन पर फिक्स होती है और वो अपने आसपास के चीज़ों को अपने अंदर सक कर लेती है। लेकिन डार्क मैटर जो होती है वो तो हर जगह फैले हुए होते हैं। बेसिकली हमें इनके बारे में सिर्फ 3 चीज़ें पता है। नंबर 1, कुछ तो ऐसा है जो कि मैटर के परे है। नंबर 2, ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करती है। और नंबर 3, ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा पर प्रेजेंट है। मे बी डार्क मैटर जो है ये कोई एक्सोटिक पार्टिकल से बनी हुई है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि हम जैसा समझते हैं कि लाइट और मैटर के साथ रिएक्ट करेगी, वो ऐसा नहीं करती है। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ थियरीज ही बना सकती है, एंड एक्चुअली में हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। डार्क एनर्जी की बात करें तो ये तो इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है। हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, मेजर भी नहीं कर सकते हैं, टेस्ट तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी इफ़ेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। 1929 में एडवर्ड हबल ने लाइट के वेवलेंथ को एग्जामिन किया था, जो कि डिस्टेंट गैलेक्सीज से एमिट होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेड की ओर शिफ्ट हो जाती है और ये स्पेस में ट्रैवल करती है। इनके ऑब्जर्वेशन से हमें ऐसा पता चला है कि जितनी ज़्यादा दूर ये गैलेक्सीज प्रेजेंट होंगी, उतनी ही ज़्यादा रेड शिफ्ट होगी, और जितनी ही पास उतनी ही कम रेड शिफ्ट। हबल का ऐसा मानना था कि जो यूनिवर्स है वो अपने आप में ही एक्सपैंड करती है, और ये जो रेड शिफ्ट होती है ये इसीलिए होती है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण स्ट्रेच हो जाती है। और हाल ही में हुए डिस्कवरीज ने ऐसा दावा किया है कि जो यूनिवर्स है उसकी एक्सपेंशन रेट एक्सेलरेट कर रही है, यानी जिस रेट से आज यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, आज से 100 ईयर्स बाद वो उससे भी तेज़ स्पीड से एक्सेलरेट करेगी। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है, ग्रेविटी उसके ऑपोजिटली एक्ट करने वाली फोर्स है, जो कि इस एक्सपेंशन को रिट्रैक्ट करेगी और एक टाइम पे ये कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन स्पेस जब एक्सपैंड करता है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करता है, क्योंकि जो गैलेक्सीज बनी है वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बाउंड होती है, और यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ स्टफ्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं ग्रेविटी के कारण। तो इसीलिए इस एक्सपेंशन को हम हमारे डेली लाइफ्स पे एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं।
हमारे यूनिवर्स पे हर वो जगह जहाँ पर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर और भी ज़्यादा स्पेस बनती जा रही है और ये कहीं ना कहीं इस डार्क एनर्जी का काम हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये एनर्जी बाकी तमाम चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और ये समय के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर बनती जा रही है। हमारे यूनिवर्स में हर वो जगह जहाँ पर एम्प्टी स्पेस है वहाँ की एनर्जी बाकी हर एक जगह से काफ़ी ज़्यादा है। हम डार्क मैटर को डार्क मैटर तो बुलाते हैं, लेकिन हमें इतना भी पता नहीं है कि ये एक्चुअली में मैटर है या फिर मैटर का कोई या फिर ये मैटर की थोड़ी सी भी पोर्शन इसके अंदर है। हमें इसके बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये एक सोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि अपनी इन्फ्लुएंस पूरे यूनिवर्स पे दिखाती है और हमारे यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर के मुकाबले ये 6 गुना ज़्यादा अमाउंट पर प्रेजेंट है। ये डार्क एनर्जी ग्रेविटी के अपोजिट ऑपरेट करती है और मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन का वन ऑफ द लीडिंग कॉज भी है और ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन की जो रेट है उसे भी एक्सेलरेट कर रही है। हमारे पास काफ़ी सारी आइडियाज़ हैं जो कि ये बताती है कि डार्क एनर्जी क्या हो सकती है। एक आइडिया उनमें से ये है कि ये कोई चीज़ नहीं है बल्कि ये एक स्पेस की प्रॉपर्टी है। एम्प्टी स्पेस कोई चीज़ की एब्सेंस नहीं है बल्कि ये अपने आप में ही एक एनर्जी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को जनरेट कर सकती है। तो जैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड करती है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को बनाती है और जो गैप्स है उनमें भरती जाती है और यूनिवर्स की एक्सपेंशन को और भी ज़्यादा तेज़ बना देती है। ये आइडिया 1917 में दिए गए आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट से काफ़ी मेल खाता है। एक ऐसी फोर्स जो कि ग्रेविटी के फोर्स के अपोजिट एक्ट करती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जब मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं और कैलकुलेट करने जाते हैं इस एनर्जी की अमाउंट की तो ये काफ़ी गलत और काफ़ी अजीबोगरीब रिजल्ट्स शो करती है। एक दूसरा आइडिया ये है कि जो एम्प्टी स्पेस है वो एक्चुअली में कुछ टेम्परेरी वर्चुअल पार्टिकल से बनी है जो कि स्पॉन्टेनियसली और कंटिन्यूअली बनते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। ये एक्चुअली में नथिंग से बनते हैं और फिर इन दी एंड नथिंग ही बन जाते हैं। ये इन पार्टिकल्स की एनर्जी ही डार्क एनर्जी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डार्क एनर्जी एक कोई डिवाइन शक्ति है, एक डायनामिक एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स को चलाती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नॉर्मल एनर्जी और मैटर के एकदम ही अपोजिट हो। लेकिन अब तक हमें बस इतना पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। कैसे, कहाँ, क्यों, इसके बारे में हमें अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल हुई है। तो होपफुली एक दिन हम इसके भी मिस्ट्रीज़ को बम्प कर पाएंगे और हमारे यूनिवर्स के राज को जान पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।